स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट विद 500, क्या ये एक्चुअली बेनिफिशियल होता है या इससे फिर मार्केटिंग टैक्टिक्स है? मार्केट लोगों को लगता था सट्टा है। जब किसी को पहली बार एसआईपी के बारे में बताया था, सो व्हाट वाज स्टॉपिंग देम? आपको क्या लग रहा था कि क्या चीज़ है जो उनको रोक रही थी एसआईपी? ओके, सो जस्ट फॉर अ सेक, एसआईपी इज अ व्हीकल, म्यूचुअल फंड इज अ प्रोडक्ट। तो एसआईपी आपको व्हीकल कहाँ पे लेके जाना है, वो डेस्टिनेशन आपको चूज करना पड़ेगा। न्यू एम्प्लॉय, ही सैलरी माइट बी समवेयर टू लाइक 25,000 फॉर दैट पर्सन। कनत एसआईपी कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इन्वेस्टमेंट का गोल यही होना चाहिए कि पीस ऑफ माइंड। सपोज मैं एक टारगेट सोचता हूँ कि इन नेक्स्ट 15 ईयर्स मुझे 1 करोड़ रुपए जो है वो कॉर्पस बनाना है। ओके, सो थ्रू एसआईपी क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए दैट इन 15 ईयर्स आई शुड बी हैविंग 1 करोड़? लोग बिना गोल के एसआईपी कर लेते हैं। यस। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? तो जैसे कि एटलीस्ट मराठी में एक कहावत है कि अंतरून पाहून पाय पसरायन। कोई जब आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए आता है, बिल्कुल, तो आपके बेसिक क्वेश्चंस क्या होते हैं? कोरोना के बाद जो इन्वेस्टर जुड़े हैं उन्हें सिर्फ एक तरफ रास्ता पता था कि मार्केट बस ऊपर ही जाए। तो ये 2 साल मार्केट ने बता दिया कि मार्केट इज नॉट वन वे रोड, बट इट कैन हैव अप्स एंड डाउन्स। तो इंडिया का सबसे सक्सेसफुल टेस्ट बॉलर कौन है, अगर आप बता पाए? टेस्ट बॉलर इंडिया का अनिल कुंबले। यस, बट जनरली लोगों को अनिल कुंबले ध्यान में नहीं आता। अगर बॉलिंग में देखें तो हरभजन, लोगों को अभी भी लगता है वो पता नहीं कि वो मीडियम पेसर था, वो स्पिन बॉलर था। सो इन्वेस्टिंग सेम, इन्वेस्टमेंट और गोल प्लानिंग ये बहुत बोरिंग चीज़ है। सो हेलो व्यूअर, वेलकम यू ऑल इन टुडेज पॉडकास्ट सेशन। आज के सेशन में हमारे साथ जो हैं मिस्टर कनत मेहता, जो कि एक सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और एसोसिएटेड हैं विद कनत फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ में। सो आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग होगा बिकॉज विल बी टॉकिंग एंड गोइंग डीपर इनटू द एसआईपीज कॉन्सेप्ट्स एंड विल बी अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट सिनेरियोज जो लोगों ने जिन्होंने फेस किए हुए हैं, देखे हैं, और जो कनत के सामने आए हुए हैं दैट के एसआईपी के वक्त में हर एक एज ग्रुप लेवल के जो लोग हैं या डिफरेंट सिनेरियोज में एसआईपी में क्या इम्पैक्ट पड़ता है या उसको कैसे डील करना चाहिए। सो वेलकम कनत इन टुडेज सेशन। यस, सो कनत, थोड़ा सा मुझे आप बताओ कि दैट इन यू आर वेरी यंग एज, राइट? यस। सो क्या चीज़ थी दैट यू गॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर साइड, एंड क्या चीज़ थी जो आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए पुश की? ओके, मैं बचपन से ही मेरे पेरेंट्स को देखते आ रहा था। सो दे स्टार्टेड विथ यूटीआई, पोस्ट ऑफिस सेविंग, पीपीएफ डिस्ट्रीब्यूशन। सो फाइनेंशियल लिटरेसी तो मैं तो सुन रहा था बचपन से, और देख रहा था, मतलब समझ रहा था जब वो क्लाइंट्स को एक्सप्लेन करते थे कि क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, फ्यूचर में आप इन्फ्लेशन को देखो, ये होना चाहिए। खुद मेरे एजुकेशन के लिए उन्होंने बचपन से, मतलब आई हैव सीन दोस कैलकुलेशन, तो उनके डिस्कशन का मैं खुद पार्ट रहता था। तो मेरे मतलब जूनियर कॉलेज के लिए कहाँ से पैसे आएँगे, ग्रेजुएशन के लिए, तो वो तो मैंने देखा था। लेकिन देन आई थॉट कि तब यंग एज में ये माइंडसेट था कि बाहर जाकर कुछ अलग भी करना है। तो आई जॉइन्ड कॉर्पोरेट फॉर सम इयर्स। लेकिन वहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ पे आते हैं लोग तब टैक्स सेविंग के नाम पे बस एलआईसी लेते हैं, या फिर हाउस ओन रिसिप्ट्स, या फिर इन्वेस्टमेंट के नाम पे देयर वाज़न्ट मच, और लोग इन्फ्लेशन को देख ही नहीं पाते। ऑलमोस्ट आई वुड से 9 आउट ऑफ 10 पीपल को इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, या इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस होने की ज़रूरत है, या फिर शायद आपने देखी होगी बागबान मूवी। तो वो सिचुएशन खुद पे आ सकती है, या क्रेडिट कार्ड का एक्स्ट्रा स्पेंड करने की जगह वो छोटी सी अमाउंट से क्या हो सकता है। पीपल हैड नो आइडिया, सो आई थॉट आई ऑलरेडी हैव दैट आइडिया। तो मेरे कम सैलरी पे मैंने जितना नेटवर्थ मेरा बना लिया था, आई थॉट कि मेरे जो दोस्त मे बी हायर सैलरीज पे थे, दे हैड नथिंग इन देयर नेटवर्थ। करेक्ट। सो आई थॉट कि ये अवेयरनेस होने की लोगों को में ज़रूरत है, और ऑल्सो ये मार्केट गैप भी था। राइट। So from business point of view, I thought कि I am in a very good place. I have an experience that comes through. So that trust factor, that family background, that knowledge I already have, plus the knowledge of current young generation. ओके। So an amalgamation of ये दो चीज़ें, I thought I should be in this. So I did join my family mutual fund distribution business, and I have continued it for last 5 years or so. ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो कनत, थोड़ा सा बात करते हैं आपकी इनिशियल टाइम देन यू स्टार्टेड दिस। तो जब किसी को पहली बार एसआईपी के बारे में बताया था, सो व्हाट वाज स्टॉपिंग देम? आपको क्या लग रहा था कि क्या चीज़ है Okay. जो उनको रोक रही थी एसआईपी? ओके, इन इनिशियल डेज जब मैंने अपने दोस्तों को बताया, अब
at that time, I mean, SIP mutual fund was not that big as it is today. अभी टीवी पे सचिन तेंदुलकर धोनी म्यूचुअल फंड से ही है कैंपेन चल रहा है, तो दैट इज अ ट्रस्ट फैक्टर. सो बैक इन दैट डेज व्हेन आई ट्राइड टू एक्सप्लेन फॉर द फर्स्ट टाइम, सो अगर ये कोई स्कैम तो नहीं है, इसमें पैसे मतलब मार्केट लोगों को लगता था सट्टा है. तो ये एक्सप्लेन करना ये था कि यू नीड टू ट्रस्ट दिस. सो मैंने पहले कस्टमर मेरा जो बनाया, उनको इमरजेंसी फंड के नाम पे मैंने लो ड्यूरेशन फंड दे के आई बिल्ट ऑन. जब उसी कस्टमर को फ्यू इयर्स डाउन द लाइन दिखा कि पैसे निकाल सकते हैं, रेगुलरली जाते हैं, रेगुलरली स्टेटमेंट आता है, एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट, एवरीथिंग इज ट्रस्ट वर्दी, देन उसी कस्टमर को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनाया. नाउ दैट कस्टमर्स इज़ वेरी थैंकफुल कि उनके बहुत सारे इमरजेंसीज में म्यूचुअल फंड काम आया. सो नाउ उनके गोल्स हमने वेल अलाइन कर लिए हैं. सो सो दैट्स हाउ पीपल गो विद दिस. ओके, सो एक पॉइंट यहाँ आता है, जिसको भी आपने शुरुआत के लिए हेल्प की, लाइक यू हेल्प पीपल या कि आप SIP स्टार्ट करिए, इन्वेस्टमेंट के लिए SIP स्टार्ट करिए. आपको क्या लगता है कि दैट उस पर्सन को मार्केट या फाइनेंस का नॉलेज होना मस्ट है, या उसके पास एक बड़ा कॉर्पस रखा हो वो मस्ट है? क्या कोई कंडीशंस हैं SIP स्टार्ट करने के लिए? SIP मतलब एकदम सिंपल है. SIP इज जस्ट सिंपल लाइक आप एक पौधा लगा रहे हो, तो यू मस्ट जस्ट गिव इट सम ईयर्स. उसकी देखभाल करनी चाहिए. 2-3 साल आप उसको पानी दीजिए, थोड़ा सा खाद दीजिए, एनिमल से बचाइए, दैट्स इट. फ्यू इयर्स डाउन द लाइन वो आपको जनरेशनल आपको फल देता रहेगा. सो SIP इज सिंपल. SIP के लिए आपको बहुत बड़ा कॉर्पस नहीं चाहिए. यू कैन स्टार्ट विथ एज लो एज 500. अभी तो सेबी ने कैंपेन रन किया है शुरुआत, फॉर विथ विच from 200 you can start. So but I think 500 1000 should be sufficient at least to begin with. So SIP मतलब इतनी सिंपल चीज़ है. तो SIP जब मैं कस्टमर को समझाता हूँ, अगर कोई 1 लाख की SIP कर रहा है और कोई 500 की कर रहा है, फंड मैनेजर सेम है. तो जो लैक्स ऑफ करोड्स ऑफ रुपीज़ हैंडल कर रहे हैं, वही आपके 1000 रुपये हैंडल कर रहे हैं, आपका पोर्टफोलियो. तो आप ये सोचिए कि 1000 रुपये में आपको एक फंड मैनेजर जो कि CA है, IIM पास आउट है, that kind of person is handling your portfolio even for a small amount. So SIP is not anything, it's just a discipline. SIP मतलब डिसिप्लिन होनी चाहिए बस. ओके, मेरा अगले क्वेश्चन आपसे ये होने वाला था कि लोग जो शायद पहली बार SIP वर्ड या आज तक सुन रहे हैं बट समझते नहीं क्या है वो, ओके. कोई ऐसा सिंपल सरल लाइन में, आपने एक अच्छा एग्जांपल दिया ही हुआ है कि सिंपल एक पेड़ लगाने का, बट थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी में आते हैं कि आइडली वो कैसे करता है, ओके. SIP है क्या, ओके. थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए कि व्हाट इज SIP इन अ सिंपल लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड द पीपल जिन्होंने आज तक इस पे बारे में नहीं सोचा है. ओके. सो SIP बाय नेम इट स्टैंड्स फॉर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान. तो जो जो एटलीस्ट जो सीनियर सिटीजन है, उन्हें ये टर्म पता होगी RD. तो जो हम बैंक में या पोस्ट में रेगुलरली हर मंथली जाके डिपॉजिट करते थे. लेकिन अभी SIP आज के डेट में एक वर्ड है कि जो कि आपको रेगुलरली पैसे इन्वेस्ट करने हैं. दैट रेगुलरली कैन बी वीकली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली. लेकिन जनरली SIP लोग समझते हैं मंथली, क्योंकि हमारी सैलरीज मंथली आती है. अगर किसी को रेंट आ रहा है या कोई और इनकम हो रहा है, तो दैट जनरली हैपन्स मंथली. Okay. सो हम पकड़ते हैं मंथली फॉर स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ SIP. तो मंथली कोई जिसको जो डेट कंफर्टेबल है, किसी की सैलरी 1 तारीख को होती है, सो 3 और 5 डेट कैन बी कन्वीनियंट फॉर देम. जिसकी सैलरी या जिसको इनकम जहाँ से भी आ रही है, वो 5-10 तारीख को आती है, तो दैट डेट कैन बी. सो 1 से लेके 28 तक जो भी डेट कंफर्टेबल है, जितनी भी अमाउंट कंफर्टेबल है, और जो भी आपका मतलब आपके गाइडर या डिस्ट्रीब्यूटर के साथ जो भी आपको वो डेट, जो भी फंड वो आप सिलेक्ट करें, उस फंड में वो डेट ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से डेबिट होके इन्वेस्ट हो जाएगी. सो दैट इज एज सिंपल एज दिस. Okay. So, Karan, can you help explaining the SIP into similar terminology? ये उनके लिए हेल्पफुल हो सके जिन्होंने आज तक इन्वेस्टमेंट या SIP जो है इनके बारे में कोई थॉट नहीं लिया है. ओके. सो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि लोग SIP को एक प्रोडक्ट समझते हैं. म्यूचुअल फंड इज़ अ प्रोडक्ट जिसमें ऑप्शंस बहुत सारे हैं. और SIP इज़ अ व्हीकल टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड. सो इस क्योंकि बहुत सारे मतलब मेरे भी इन्वेस्टर्स आते हैं, वो पूछते हैं कि मुझे SIP में इन्वेस्ट करना है. सो जस्ट फॉर अ सेक, SIP इज़ अ व्हीकल
म्यूचुअल फंड इज़ अ प्रोडक्ट। तो एसआईपी आपको व्हीकल कहाँ पे लेके जाना है, वो डेस्टिनेशन आपको चूज़ करना पड़ेगा। आपको पुणे से अगर दिल्ली जाना है, तो अच्छा क्या है, या तो ट्रेन या फ्लाइट। मतलब कार और बाइक इज़ नॉट रिकमेंडेड। लेकिन आपको पुणे से अगर कहीं घूमने जाना है मुल्शी, तो बाइक और कार इज़ रिकमेंडेड। वहाँ पे ट्रेन और फ्लाइट का तो ऑप्शन ही नहीं है। सो एसआईपी इज़ अ व्हीकल। अ, आपको डेस्टिनेशन मतलब आपका गोल डिफाइन होना चाहिए कि मुझे 2 साल में कार लेनी है, मुझे 5 साल में घर के लिए डाउन पेमेंट जमा करना है, मुझे 10 साल में मेरे बच्चे का ग्रेजुएशन आएगा, 20 साल बाद मुझे रिटायर होना है, व्हाटएवर। आपको हर 3 साल घूमने जाना है। सो व्हाटएवर कैन बी योर गोल। तो उस हिसाब से योर डिस्ट्रीब्यूटर और योर मेंटर कैन चूज़ अ परफेक्ट व्हीकल फॉर यू। सो व्हाट शुड बी आइडियल फॉर यू, और वो आप छोटे-छोटे स्टेप बाय स्टेप से चालू कर सकते हैं। सो दैट इज़ एन एसआईपी। सो आप मंथली एक अमाउंट डिसाइड कीजिए, एक डेट डिसाइड कीजिए। इट कैन बी मल्टीपल डेट्स। आपको चाहिए कि अ, मेरी 5,000 5 तारीख को जाए और 2,000 10 तारीख को जाए, व्हाटएवर। इट कैन बी वीकली, इट कैन बी मंथली। तो आप अमाउंट और आपका डेट डिसाइड कीजिए। तो उस डेट को आपके गोल के हिसाब से आपके अकाउंट से वो अमाउंट ऑटो डेबिट होके इन्वेस्ट हो जाएगा। और म्यूचुअल फंड इतने ट्रांसपेरेंट है, दे आर अंडर गाइडेंस और अंडर रेगुलेटेड बाय सेबी। जैसे ही आपका जाएगा आपके ईमेल पे जिस भी म्यूचुअल फंड कंपनी का आपने एसआईपी की होगी उनका स्टेटमेंट आएगा। आपको मंथली आपका पैसा कहाँ पर इन्वेस्टेड है उसकी डिटेल आती है। सो ट्रांसपेरेंसी, फिर लिक्विडिटी इस मतलब म्यूचुअल फंड इज सच अ टाइटली रेगुलेटेड और सच अ वंडरफुल प्रोडक्ट कि आपको किसी और चीज़ की एज सच ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन्वेस्टमेंट के लिए। ओके। सो टियर 2 और 3 सिटीज़ की बात करूँ मैं, कोई मे बी नेक्स्ट न्यू एम्प्लॉयी जो स्टार्ट कर रहा है अपनी एम्प्लॉयमेंट जर्नी, ओके, uh, his salary might be somewhere to like 25,000 मैं स्टार्ट ओके, करता हूँ। फॉर दैट पर्सन कन्नत एसआईपी कैसे एक्सप्लेन करेंगे और उसको किस तरीके से अपना एक्सपेंसेस प्लान करना चाहिए, कितना अमाउंट आपके हिसाब से आउट ऑफ दैट सैलरी एसआईपी प्लान करना चाहिए सिंस ही स्टार्टेड हिज एम्प्लॉयमेंट, कोई गोल नहीं है, ओके, तो उधर पे आप क्या रिकमेंडेशन करते हो? ओके। सो इनिशियली आई अज्यूम कि ही हैज़ हिज इंश्योरेंस कवर्ड। सो कोई भी अगर जॉब स्टार्ट करता है, सो एट प्रॉपर 2-3 इयर्स होता है तो ही शुड हैव टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। सो आई अज्यूम दैट इज़ कवर्ड। और एसआईपी में सबसे पहले तो वो इमरजेंसी फंड से स्टार्ट किए। सो प्राइवेट जॉब में तो आपको पता है कि यू नेवर नो कि आपको कब टर्मिनेशन मेल आ जाए कि बेबी योर सर्विसेज आर नॉट रिक्वायर्ड फ्रॉम नेक्स्ट मंथ। तो आपको एटलीस्ट 4 टू 5 मंथ्स का आपका हाउस होल्ड जो खर्चा है, तो आपको वरी करने की ज़रूरत ना पड़े या बॉस ज़्यादा खिच-खिच करने आपको जॉब छोड़ते वक़्त मन। सो इन्वेस्टमेंट का गोल यही होना चाहिए कि पीस ऑफ माइंड। सो पीस ऑफ माइंड के लिए सबसे पहले आपको इमरजेंसी के लिए एसआईपी करनी चाहिए। हम्म। सो उसके लिए सेबी रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स है जैसे कि लिक्विड फंड, ओवरनाइट फंड, जहाँ पर आपके पैसे मार्केट के साथ ना बढ़ेंगे ना घटेंगे। सो दैट्स अ वेरी सिंपल प्रोडक्ट। आपको बहुत कम रेट मिलेगा लेकिन आपकी लिक्विडिटी हमेशा, आप जब चाहे तब आपके पैसे विद इन 10 मिनट्स आपके बैंक अकाउंट में आ सकते हैं। सो टू स्टार्ट विथ इमरजेंसी। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट आता है खुद के रिटायरमेंट की तरफ देखिए। अगर रिटायरमेंट आपको लग रहा है कि आपने जस्ट जॉब चालू किया है, रिटायरमेंट इज़ वेरी फार अवे, अगर कोई सीनियर सिटीज़न है तो मैं रिकमेंड करूँगा अवतार पिक्चर देखिए। अगर कोई यंग है तो मैं रिकमेंड करूँगा बागबान पिक्चर देखिए। सो दैट शुड बी अ परफेक्ट एग्जांपल कि रिटायरमेंट की प्लानिंग बहुत यंग एज से क्यों करनी चाहिए। एंड इट कैन स्टार्ट विथ वेरी स्मॉल अमाउंट। एसआईपी आप ग्रेजुअली बढ़ा सकते हो। फॉर एग्जांपल यू स्टार्ट विथ 2000 5000, नेक्स्ट ईयर यू इंक्रीज इट विथ 500 और 1000। इट कैन बी ऑटोमेटेड और इट कैन बी मैनुअल। सो एक साल आपको लगे कि मेरी इंक्रीमेंट कुछ ज़्यादा हो गई, यू कैन इंक्रीमेंट इट बाय 2000। किसी साल लगे कि इस साल घर में हम्म। कुछ फंक्शंस है, मैं नहीं इंक्रीमेंट कर सकता। अगर किसी टाइम के लिए आपको कम भी करनी है तो आप कम भी कर सकते हो। ओके। सो दैट्स लाइक फ्लेक्सिबल। इट कैन बी फ्लेक्सिबल, बट इट्स जनरली रिकमेंडेड कि एटलीस्ट 20% ऑफ योर इनकम शुड गो टू सम इन्वेस्टमेंट। ओके। ओके। सो लोग बिना गोल के एसआईपी कर लेते हैं, यस। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? सो जैसे मैंने कहा कि एसआईपी इज एन व्हीकल। तो व्हीकल में बैठने के बाद आपको पता तो होना चाहिए कि कहाँ पे जाना है। सो अगर आप गोल के साथ अटैच करते हो तो उससे क्या होता है कि आपको मतलब
हम जनरली कस्टमर्स के साथ बैठते हैं तो हम रिवर्स प्लानिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल किसी ने कहा कि मुझे आज इस ब्रांड की ये कार लेनी है जो कि आज के डेट में 10 लाख की है। तो हम थोड़ा-सा इन्फ्लेशन लगा लेते हैं क्योंकि 10-5 साल बाद कार उस प्राइस पे तो नहीं रहने वाली। राइट। मे बी इट वुड एनुअली ग्रो बाय 5%। सो 5 साल में सपोज लेट्स से दैट प्रोडक्ट सेम व्हिच इज़ 10 lakhs वुड बी 15 lakhs 5 years डाउन द लाइन। सो तब 15 लाख पहुँचने के लिए उसे आज से कितनी एसआईपी करनी पड़ेगी। तो इससे क्या होता है, लोग मतलब कम भी ना इन्वेस्ट करें और ज़्यादा भी ना इन्वेस्ट करें। क्योंकि अगर आप आपके सैलरी के 70-80% इन्वेस्ट करते हो, आप बहुत मतलब एन्जॉय नहीं करते लाइफ को, वो भी नहीं होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बहुत कम इन्वेस्ट करते हो और लाइफ में ओवर। तो जैसे कि एटलीस्ट मराठी में एक कहावत है कि अंथरूण पाहून पाय पसरवणे। सो सिमिलरली आपको मतलब ना ओवर इन्वेस्ट करना है, ना अंडर इन्वेस्ट करना है, उसके साथ-साथ लाइफ का बैलेंस, लाइफ की मज़ा भी लेनी है फॉर टुडेज़। सो अगर ये बैलेंस लेके अगर पता है कि गोल है, सो दिस कैन बी वेल प्लान्ड आउट। ओके, ओके। सो कोई जब आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए आता है, बिल्कुल। तो आपके बेसिक क्वेश्चंस क्या होते हैं? लाइक आप उनसे सबसे पहले क्या चीज़ें करते सो दैट हमारे ऑडियंस जो हैं वो थोड़े प्रिपेयर्ड रहें दैट इफ दे नीड टू गो टू एनी एक्सपर्ट, दे शुड बी रेडी एंड क्लियर विद द यस। आंसर्स फॉर द तो क्वेश्चंस। मतलब एज़ आई एम एन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, सो एमपी और सेबी की गाइडलाइंस कहती है कि सबसे पहले इन्वेस्टर्स की रिस्क प्रोफाइल हमें टेस्ट करनी है। रिस्क प्रोफाइल मतलब क्या? कि कौन कितनी इन्वेस्टमेंट, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं लूँ कि 2 फ्रेंड्स हैं जिनकी जॉब में आज की डेट में एजुकेशन सेम है, पोस्ट सेम है, सैलरी सेम है। लेकिन एक के बैकग्राउंड है कि उसके पापा वेल नोन लॉयर है या डॉक्टर है, और एक है जो कि फैमिली में फर्स्ट टर्म है कि जो कोई इतने अच्छे पोस्ट पे काम कर रहा है। उससे उसके पेरेंट्स में भी स्मॉल फार्मर है, या फिर उसके पेरेंट्स थोड़े से मतलब लिटिल पोस्ट पे कहाँ पर क्लर्क या फिर छोटे जॉब कर रहे हैं। तो दोनों का रिस्क प्रोफाइल अलग होगा, क्योंकि मैं जब दोनों को ही एक ही गोल के लिए अगर दे रहा हूँ प्रोडक्ट, तो आई शुड अंडरस्टैंड कि इसको अगर एक को इमरजेंसी पड़े, ही हैज़ एन वेल नेटवर्क फैमिली बैकग्राउंड कि जहाँ पर फैमिली कैन एब्सॉर्ब इट। और किसी दूसरे को देखता हूँ, तो हाउ मच डिपेंडेंट वुड बी ही इन केस ऑफ सम इमरजेंसी। सो सबसे पहले तो हम क्लाइंट की रिस्क प्रोफाइल चेक करते हैं कि उसका गोल क्या है। तो इसका अमेलगमेशन करने के बाद व्हाट प्रोडक्ट शुड बी सुटेबल टू हिम, तो वो प्रोडक्ट उसे एक्सप्लेन करते हैं। इफ ही इज ओके विद दैट प्रोडक्ट, देन वी गो ऑन with that product. So recency bias या recent performance is not what we recommend for anyone to go with. So हमेशा सेफ्टी पहले देखनी चाहिए कि अगर इन केस इमरजेंसी ये गोल के बीच में आ जाए, तो would I be touching this or would I not be touching this? Okay, okay. So apart from risk profiling, anything else? तो उसका गोल और गोल कितना दूर है। Hmm. जैसे मैंने कहा कि आपको पुणे से अगर दिल्ली जाना है, तो इफ़ यू आर मतलब किसको थोड़ा ज़्यादा खर्चा करना है तो फ्लाइट, और फास्ट चाहिए तो फ्लाइट। लेकिन किसी को एन्जॉय करते वक़्त जाना है, फैमिली के साथ लीजर टाइम स्पेंड करना है, तो 1 एसी या 2 एसी ट्रेन आर गुड टू गो। लेकिन कार और बाइक इज़ नॉट रिकमेंडेड। सो दैट्स द सिमिलर वे। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। बहुत बढ़िया आंसर है आपका कि गोल के लिए ज़रूरी है, समझो कि आपको कौन-सी एसआईपी सो दैट और आपने अच्छा एग्ज़ाम्पल ऐड किया कि व्हीकल्स के साथ में, यस। आइदर इट्स प्लेन, ट्रेन और मे बी कार और बाइक। या तो लेकिन वही किसी का शॉर्ट टर्म है, जैसे कि यहाँ से मुल्शी जाना है, तो अगर बारिश है, एन्जॉय करते वक़्त जाना है, देन बाइक इज़ रिकमेंडेड। सो ओके। प्रोडक्ट डिफर्स। जैसे मैंने कहा कि ये व्हीकल है, हुँ। आपको किस व्हीकल में बिठाना है, एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ आप बैठ सकते। सो शॉर्ट टर्म गोल या लॉन्ग टर्म गोल, एसआईपी किस गोल के हिसाब से बेहतर है? अ, दोनों के लिए, बिकॉज़ एसआईपी किसी एक प्रोडक्ट में नहीं आती। अगर आप मतलब एमफी और सीबी का क्लासिफिकेशन देखेंगे, ऐसे भी फंड्स हैं जो आपको कुछ दिनों के लिए ही पैसे रखने हैं। मोस्टली कॉर्पोरेट्स कंपनीज़ यूज़ दैट ओके। कि उन्हें सैलरीज़ करनी है 2 तारीख को और 25th को पहले मंथ उनके पास पैसे हैं, सो दे पार्क इन सच फंड्स। आपको कुछ हफ्तों के लिए पैसे रखने हैं, तो कुछ कैटेगरीज़ ऑफ फंड है। आपको कुछ महीनों के लिए पैसे लग रहे हैं, तो कुछ कैटेगरीज़ ऑफ फंड है। अप टू 1 टू 2 ईयर्स के लिए फंड्स हैं, 3 टू 5 ईयर्स के लिए, मीडियम ड्यूरेशन के लिए, और लॉन्ग टर्म्स के लिए। लॉन्ग टर्म में तो इक्विटी में भी बहुत सारी, सो एट लीस्ट 50 डिफरेंट कैटेगरीज़ है। तो आपका गोल और आपकी रिस्क प्रोफाइल जहाँ पर मैच हो जाए। फॉर एग्जांपल आपको कार लेनी है, आप मतलब
लेकिन आने वाले दिवाली के मुहूर्त पे लेनी है, सो यू हैव स्टिल 2 to 3 मंथ्स इन बिटवीन। तो वो पैसे आपके सेविंग अकाउंट में तो मतलब इट्स एज़ गुड एज़ नथिंग, 2-2.5% मिलेंगे। राइट। सो आप किसी डेब्ट फंड में डाल दो, जहाँ पर देयर इज़ नो मार्केट रिस्क। ओके। मे बी द रिटर्न इज़ लेस, बट इट इज़ बेटर बिट देन बेटर सेविंग। दैन सेविंग अकाउंट्स। सो राइट। वो पैसे आपके और एक अच्छा होगा तो अलग रीज़न के लिए स्पेंड भी नहीं होंगे। ओके, तो यहाँ पे एक मिथ है या मे बी लाइक लोगों को क्लियरिटी नहीं है कि ये पैसा जो मैंने सेव करके रखा हुआ है, मे बी टू लाइक टेक एग्जांपल कि हम एक कार लेने वाले हैं या बाइक लेने वाले हैं। अगर मैं इसको कुछ महीने के लिए भी म्यूचुअल फंड में या एसआईपी में लेके आता हूँ, हाँ। तो क्या चार्जेस जो हैं मेरे साइड से मुझे या टैक्स लायबिलिटी जो है मेरे साइड से लगती है? ओके, कैन यू हाइलाइट दैट? सो म्यूचुअल फंड टैक्सेशन इट्स थोड़ा ये है, तो दो कैटेगरीज है, आइदर डेब्ट फंड और इक्विटी फंड्स। ओके। सो डेब्ट फंड में क्या होता है, इफ यू आर इन्वेस्टिंग फॉर लेस देन 2 years इट इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म, ओके। फॉर मोर देन 2 years इट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म। हम्म। सो व्हेन यू आर लेस देन 2 years, तो आपका जो इनकम टैक्स का स्लैब है दैट वुड बी योर टैक्स लायबिलिटी, लेकिन वो दैट इज ओवर एंड अबाउ द प्रॉफिट। ओके। ओके, और जो लॉन्ग टर्म है दैट इज 12.5% फ्लैट आपके प्रॉफिट के ऊपर, नॉट ऑन यूर बेसिक अमाउंट। ओके। सो इक्विटी के लिए थोड़ा अलग रूल्स है। इक्विटी में होता है, मे बी दिस कैन बी अ बिट टेक्निकल, बट इफ यू कंसल्ट समवन यू डोंट नीड, बट हम सिर्फ इन्वेस्टर को एसआईपी, पता होना चाहिए। हाँ, हम अभी एसआईपी को अगर डील करें तो एसआईपी में मान के चलूँ कि मुझे 2 साल से कम के लिए डालना है, तो मुझे वहाँ पे टैक्स लायबिलिटी क्या होगी? तो आपने बताया कि दैट आपका जो इनकम टैक्स का स्लैब है दैट वुड बी, आपका प्रॉफिट आपके इनकम में ऐड हो जाएगा, टू बी सिंपल एज दैट। ओके, ओके, ठीक है। सो यहाँ पे हम वापस से बात करते हैं कि लोग स्टार्ट कर सकते हैं विथ मिनिमलिस्टिक, हम कंसिडर करते हैं 500। यस। तो स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट विथ 500, क्या ये एक्चुअली बेनिफिशियल होता है या ये सिर्फ एक मार्केटिंग टैक्टिक्स है? ओके, सो टू बी वेरी फेयर, 500 इज नॉट अ बिग अमाउंट, और 500 क्योंकि मैं मेरे हमारे मेड की भी करता हूँ तो दैट इज 2000, लेकिन 500 तब मैं भी यही सोचता था कि 500 से कोई नहीं करेगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं जिन्हें कुछ तो स्टार्ट करना है, थ्रू में भी वो साइड में थोड़ा सा काम करते हैं, दे अर्न अ बिट। सो उनके लिए उन्हें स्टार्ट करना है छोटे से अमाउंट से, तो उनके लिए 150-500 भी दैट दैट इज अ गुड, बिकॉज वो उतनी अर्ली एज में स्टार्ट कर रहे हैं। और कंपाउंडिंग आप सोचो कि स्नोबॉल है, छोटे से स्टार्ट होगा, लेकिन वो रोल होते होते उनका माउंटेन तो बहुत बड़ा होते जा रहा है, क्योंकि दे स्टार्ट एट वेरी यंग एज, एज यंग एज 18-20। तो अगर उस एज में कोई स्टार्ट कर रहा है, या फिर कोई ऐसा कस्टमर है कि जिसे मे बी पता नहीं कि एसआईपी या मार्केट या इक्विटी फर्स्ट टाइम ये कर रहे हैं, तो जस्ट टू टेस्ट आउट हाउ एसआईपी वर्क्स, और वो कुछ स्टार्टिंग 1-2 साल के लिए अगर टेस्ट आउट करना चाहते हैं, सो उनके लिए एक एटलीस्ट एक एंट्री पॉइंट हो जाता है। तो ओके। टेस्ट करने के लिए मुझे कोई बड़ी अमाउंट नहीं चाहिए, हुँ। विथ अ स्मॉल अमाउंट आई कैन टेस्ट दिस प्रोडक्ट। या फिर कोई एक यंग सा लड़का है, वो कॉलेज के साथ साथ थोड़ी मेहनत कर रहा है और उसे खुद के फ्यूचर के लिए बचाना है, सो फॉर हिम इट्स मीनिंगफुल। ओके, सो एसआईपी मतलब आपको एक एंट्री पॉइंट लेवल है, जो यस, कि आपको हेल्प करती है टू एंटर द मार्केट। व्हेन यू फैमिलियर विद इट, आप देखने लगे उस कंपाउंडिंग, उसके बिल्कुल। रिटर्न्स अगर आपको सही लग रहे हैं, देन यू कैन मे बी, जैसे आपने बताया बहुत फ्लेक्सिबल है, यस, सो यू कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज यस, अकॉर्डिंगली, बिल्कुल। राइट? दैट्स ग्रेट। सो सपोज मैं एक टारगेट सोचता हूँ कि इन नेक्स्ट 15 ईयर्स मुझे 1 करोड़ रुपए जो है वो कॉर्पस बनाना है। ओके, सो थ्रू एसआईपी क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए दैट इन 15 इयर्स आई शुड बी हैविंग 1 करोड़ ओके। इन हैंड? सबसे पहले तो मतलब कस्टमर को हम पूछेंगे कि ये 1 करोड़ आज का है या 15 साल बाद का? हुँ, क्योंकि ये आज का 1 करोड़ है, तो 15 साल बाद उसे इन्फ्लेशन हिट करके वो आंकड़ा कुछ अलग होगा। राइट। लेकिन अज़्यूम करते हैं फॉर नाउ, फॉर सिम्प्लिसिटी, हुँ, 15 साल बाद वो इन्फ्लेटेड अमाउंट ही 1 करोड़ है। हुँ, तो अगर सिंपली किसी को प्लेन एसआईपी करनी है, मतलब यही अमाउंट एसआईपी की अगले 15 साल चलेगी। सो आई थिंक, और ये रिटर्न्स मैं 12% एज्यूम कर रहा हूँ। सो एज पर सेक्यू रेगुलेशन कोई 7 साल से ऊपर है, सो यू कैन एज्यूम 13%, लेकिन फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मोस्ट ऑफ म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स दे चूज 12%। सो दिस माइट नॉट बी एक्चुअल रिटर्न्स, बट ओनली फॉर सेक ऑफ कैलकुलेशन राइट, विद राइट। दिस डिक्लेरेशन। अगर 12% रिटर्न मार्केट दे रहा है, तो 21,000 शुड बी एन सफिशिएंट अमाउंट कि 15 साल बाद आपको 1 करोड़। लेकिन जैसे आपने कहा कि कोई जस्ट जॉब स्टार्ट कर रहा है, उसकी सैलरी उतनी है नहीं, या
ही कांट स्पेयर 21,000। तो एक म्यूचुअल फंड में एक प्रोडक्ट है, मतलब आप कर सकते हो स्टेप अप एसआईपी। आप स्टार्ट कम से कीजिए और हर साल 10%, 5% जो भी हम्म, आपकी है आप बढ़ा सकते हो। ओके, तो अगर जैसे कि आपकी सैलरी इंक्रीमेंट तो हर साल होती है, राइट, तो आप स्टार्ट 12,000 से करेंगे और हर साल 10% से अपनी एसआईपी बढ़ाओगे, तो भी आप 15 साल में उसी गोल को अचीव कर सकते हो। ओके, हम बात करते हैं बिगनर्स में भी जो खुद से भी थोड़ा मार्केट को समझ रहे हैं। बिल्कुल, सो देयर आर 4,000 प्लस म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स, राइट? बिल्कुल। तो फॉर अ बिगिनर लेवल पर्सन, व्हाट आर द क्राइटेरिया टू सिलेक्ट द फंड्स अकॉर्डिंगली? ओके, सो जैसे मैंने कहा कि सेबी कैटेगराइजेशन, दैट्स अ वेरी बेसिक लेवल कि आपको किस ड्यूरेशन के लिए चाहिए। अगर क्योंकि लोग क्या करते हैं, लोग रिसेंस ऑनलाइन जाते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ऑनलाइन पे डेटा अवेलेबल है, लेकिन वो डेटा से इन्फरेंस या फिर आउटपुट लेना, वो फॉर एग्जांपल आपको खांसी हुई, आप गूगल करोगे 100 मेडिसिन के नाम आ जाएंगे, लेकिन आपको सूट कौन सी करेगी, किस पावर की करेगी, आपको कोई रैश है या नहीं, तो दैट ऑल थिंग हैज़ टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। वैसे यहाँ पर है आपका रिस्क प्रोफाइल कंसिडर होना चाहिए। हुँ, तो एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर बताना चाहूँ, तो फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर। हुँ, अगर दोनों की टेस्ट अ, देखें तो पहले 5 मार्क के हिसाब से लोग कहते हैं कि विनोद कांबली इज़ द प्लेयर ऑफ फ्यूचर। हुँ, पहले 5 टेस्ट मैच में उसके 2 डबल सेंचुरीज़, 2 सेंचुरीज़, इंग्लैंड के खिलाफ पहले मैच में डबल सेंचुरी। सो वहाँ पर अगर किसी को, और सचिन के देखें तो उनकी पहली सेंचुरी आई 9th या 10th मैच में। हुँ, तो अगर वहाँ पर कोई एक होता इन्वेस्टर, और इन दोनों में से नॉट नॉट टू रिगार्ड्स कि विनोद कांबली भी बहुत अच्छा प्लेयर था, लेकिन कोई अगर इन्वेस्टर होता और उसे उस फंड में पैसे डालने हैं, तो ये सचिन फंड में या विनोद कांबली फंड में, सो रिसेंसी बायस तो यही कहेगी कि इसमें डालो। हुँ। अब लार्ज कैप, मिड कैप या फ्लेक्सी कैप, बिगिनर्स कहाँ से स्टार्ट करें? ओके, सो जैसे कि मैंने कहा कि एक साइड सबको फिट नहीं आएगी। सो इट डिपेंड्स कि उनको कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है, उनका रिस्क टॉलरेंस क्या है। लेकिन टू स्टार्ट विथ, अगर किसी का फर्स्ट टाइम मार्केट है, तो आई वुड सजेस्ट दे स्टार्ट विद एन हाइब्रिड फंड, मल्टी एसेट या बैलेंस एडवांटेज, जस्ट टू, क्योंकि मार्केट जब ऊपर जाता है तब एवरीवन इज हैप्पी, हुँ, लेकिन जब मार्केट नीचे आता है, हुँ, सो मे बी एवरीवन कांट, किसी को ये नहीं होगा कि मेरा पोर्टफोलियो अगर इक्विटी में है करेक्ट, 20-30% नीचे है, स्टार्टिंग के फेज में ये हो सकता है। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। आइडियली दैट इज अ वेरी गुड सिनारियो टू इन्वेस्ट। ओके, ओके, सो बिगिनर को मतलब यहाँ पे हाँ, थोड़ा-सा कि हो सकता है, तो दे शुड स्टार्ट विद एन हाइब्रिड प्रोडक्ट। ओके। सो स्टेप अप एसआईपी क्या होती है? आपने थोड़ा-सा बीच में ज़िक्र भी किया था। कैन यू ओके, एक्सप्लेन स्टेप अप एसआईपी क्या होती है? ओके। तो हमारी अर्निंग्स जो है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई जॉब कर रहा है, तो हर साल रिव्यू होता है, हर साल सैलरी बढ़ती है। तो आपका फॉर एग्जांपल लेट्स से घर खर्चा होता था 20,000, आपकी सैलरी बढ़ने के बाद वो घर खर्चा तो हो जाता है 25-30,000, लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट जनरली जब स्टार्ट की थी तो वो वैसे की वैसी रह जाती है। तो आइडियली वो भी एक छोटे परसेंट में हमेशा बढ़ती रहनी चाहिए, हुँ, उतना परसेंट जितना आपको पता भी ना चले। लेकिन दैट कैन ऐड, जैसे कि मैंने कहा कि 21,000 को 12,000 रिप्लेस कर सकता था। तो जिसको स्टार्ट बड़े से नहीं करना, छोटे से करना है स्टार्ट, लेकिन गोल को वही पहुंचना है, ओके। सो दैट वुड हेल्प देम। ये सब पहले डिफाइन करना पड़ता है? इट, जैसे मैंने कहा कि ये अगर ऑटो अमाउंट फिक्स है, ड्यूरेशन फिक्स है, तो हाफ ईयरली या एनुअली ही करनी है या फिक्स अमाउंट पे ही करनी है, देन यू कैन डिफाइन एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग एसआईपी। लेकिन कुछ लोगों की फिक्स नहीं, जैसे मैंने कहा कि हर किसी की सैलरी एक साथ नहीं बढ़ती, एक साल में हाँ, उसे ओके, लगता है कि ज़्यादा करनी है, करेक्ट। किसी साल में लगता है कि नहीं नहीं बढ़ानी, हुँ, तो हम मैनुअल भी रख सकते हैं। ओके, बिकॉज़ मेनी पीपल जैसे बोनसेस होते हैं कंपनी के, हाँ, या ड्यूरेशन के बाद उनको मिलते हैं, दे आर नॉट श्योर कि कितना मिलेगा, क्या होगा, बट देन बिल्कुल। दे आर गेटिंग दैट मनी, दे कैन यूटिलाइज़। यस, तो डिक्लेयर कर भी सकते हैं और नहीं भी यस। कर भी। सो इफ योर अमाउंट और ड्यूरेशन इज, यू नो कि 5 साल मिनिमम तो मैं कर ही सकता हूँ, इतनी मिनिमम तो मेरी इंक्रीमेंट होगी ही, सो दैट यू कैन ऑलरेडी कंसिडर एंड डिफाइन। लेकिन उससे ज़्यादा अगर करनी है तो दैट यू कैन टेक ऑन मैन्युअली। सो जैसे इन्वेस्टर को हर 6 महीने या साल में एक बार अपने जिसके साथ बना है वो पोर्टफोलियो फैमिली के साथ डिस्कस करना चाहिए कि कोई गोल चेंज हुआ है या फिर कोई माइलस्टोन अचीव हुआ है, जैसे कि फैमिली में बच्चा हुआ, तो आइडियली एसआईपी थोड़ी बढ़ानी है या कम ज़्यादा करनी है या गोल्स थोड़े और ऐड करने हैं, सो दैट कैन बी तो अकोमोडेटेड इन। चलो थोड़ा-सा बात करते हैं कि क्योंकि
एक सर्टेन ड्यूरेशंस के बाद ऑब्वियसली अप डाउन्स आते हैं। हमारे बिल्कुल। भी रिसेंट में देखिए बहुत सारे क्रैशेस रहे हैं। अभी हम अगर बात करें तो जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ चल रहे हैं। हुँ, तो क्रैशेस के वक़्त में हुँ, कनक जी आपने देखा होगा कि आपके जो नेटवर्क के लोग या पे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने यस, एसआईपी छोड़ी है। सो व्हाट वाज़ एक्चुअली लाइक पुशिंग देम कि उनको एसआईपी ड्रॉप करना है और आपने उनको रोकने ओके, की या उन्हें समझाने की किस तरह से कोशिश की? ओके। सो बेसिकली हमारा काम है कि लोगों के इमोशंस मैनेज करना। पैसे पैसे तो ऑटोमैटिक मैनेज हो जाते हैं, लेकिन लोगों के इमोशंस ही मैनेज करना, दैट्स आवर प्राइमरी जॉब व्हाट आई थिंक। सो लोगों के कंसर्न्स होते हैं, होने भी चाहिए। तो इट्स लाइक लोगों को फिर हिस्ट्री दिखाते हैं कि कोरोना के टाइम देखो आपका 30-40% फॉल आया था। उसके साथ मार्केट अप चला गया। राइट फ्रॉम 91 हर्षद मेहता स्कैम हुआ था, तब मार्केट गिरा था, तब मार्केट ऊँचा। जब आई गेस नोटबंदी हुई, जीएसटी आया, या फिर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 में हुआ, मार्केट नीचे गया, मार्केट ऊपर आया। सो वोलेटिलिटी इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ मार्केट। सो मार्केट उसे ही रिवॉर्ड करता है जो, जैसे कि एक कहावत है कि दोस्त की पहचान खराब टाइम में होती है। सो अगर म्यूचुअल फंड के साथ उसके खराब टाइम में कोई रहा, तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है एक्चुअली, आप खरीदी कब करोगे कोई भी प्रोडक्ट? जब उसका रेट सस्ता है या जब उसका रेट बहुत महँगा है? राइट। सोना आप कब खरीदी करोगे? जब बहुत सस्ता है। जब क्रैश के टाइम मार्केट में सेल चल रहा है, डिस्काउंट है, अच्छी कंपनियाँ अच्छे वैल्यूएशंस पे मिल रही है। तो आई मीन म्यूचुअल फंड के केस में हुँ, हुँ। मतलब अच्छे फंड्स लो प्राइस पे अवेलेबल है। हम हमेशा अगर फॉर एग्जांपल लैंड और सोने में लोग वहाँ पर भी क्रैश होते हैं, लेकिन वहाँ पर लोग वरी नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे देखने के लिए एक एसेट है। म्यूचुअल फंड को भी हमें यूनिट्स के हिसाब में देखना चाहिए। अगर जैसे कि हम सोने को लेते हैं, सोने की रेट कभी नहीं देखते। हमने खरीदी किया, मेरे पास 10 ग्राम है, 20 ग्राम है, 50 ग्राम है। जब सोने के रेट गिरे भी, तो हम ये नहीं सोचते कि अरे मेरा 10 लाख का सोना 10 लाख का सोना 8 लाख का हो गया। हम ये सोचते हैं कि मेरे पास 10 ग्राम है, 10 ग्राम है। हुँ। तो म्यूचुअल फंड को भी आप यूनिट्स में देखेंगे तो मार्केट क्रैश के टाइम आपके एसआईपी वही ज़्यादा यूनिट्स खरीदी करेगी। सो हम अगर पर्सपेक्टिव चेंज है, तो हम क्लाइंट को ये दिखाने के ट्राई करते हैं कि ये टाइम है और इन्वेस्ट करने के लिए। अच्छा, तो यहाँ पे फिर 3 सिनेरियोज़ हो गए कि जब मार्केट क्रैश कर रहा हो तो एक जो क्लाइंट्स पैनिक मोड में आके ऐसा ही बंद कर देते हैं। बिल्कुल। देयर आर 2 अदर ऑप्शंस दैट वन दे शुड कंटिन्यू जो है अगर एक वो हुँ, कर सकते हैं। दूसरा जैसे आपने बताया कि दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू इवन मे बी यस। इंक्रीज़ योर एसआईपी अमाउंट। तो यहाँ पर एक एसेट एलोकेशन भी है। हुँ। आपका अगर प्रॉपर किसी के साथ, तो यहाँ पर फ़र्क आता है कि जो डीआईवाई ट्राई आउट करते हैं, तो वो क्या करते हैं, हिस्ट्री देख के बहुत एग्रेसिव फंड्स में चले जाते हैं। और जैसे कि जब मार्केट डाउन आता है, तो जनरली जब ये मार्केट पड़ता है, तब मतलब लोग पैनिक में सेफ्टी की तरफ जाते हैं। हुँ। तो ग्लोबल सेफ्टी क्या है? गोल्ड जनरली। राइट। मतलब हिस्टोरिकली मतलब गोल्ड प्रोडक्ट है जो हज़ारों साल से चला आ रहा है। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। तो लोग गोल्ड की तरफ जाते हैं। तो अगर आपका एसेट एलोकेशन प्रॉपर है, आपके पोर्टफोलियो में मतलब गोल्ड ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, लेकिन हेजिंग के लिए जितना ज़रूरी है, मे बी 5-10% कमोडिटी गोल्ड मौजूद है, या फिर आप सफिशिएंटली रिस्क डाउनसाइज़ करने के लिए डेप्थ भी होना चाहिए। लोग डेप्थ को बहुत अंडररेट करते हैं। हुँ। प्रोडक्ट में एसेट एलोकेशन में मतलब हमारे खाने में लोगों को पसंद क्या आता है? अचार, चटनी या साइड के प्रोडक्ट्स। लेकिन वो तो साइड डिशेज़ है। सो इक्विटी, ओवर इक्विटी वो तो साइड प्रोडक्ट्स है, लेकिन मेन प्रोडक्ट्स हमेशा होने ही चाहिए। जैसे कि बेस प्रोडक्ट मतलब रोटी, सब्ज़ी, राइस, दाल, राइस, ये 4 बेसिक प्रोडक्ट है। तो उसमें एक डेप्थ होना चाहिए, हेजिंग के लिए जितना होना चाहिए उतना कमोडिटी होना चाहिए, और आपका मेजर गोल जितने दूर है तो इक्विटी थोड़ा ज़्यादा, गोल जितना पास में है, या रिस्क प्रोफाइल अगर आपकी कंज़र्वेटिव साइड में है तो इक्विटी थोड़ा कम। अगर एसेट एलोकेशन प्रॉपर है, तो किसी भी मार्केट सिनेरियो में उस इंसान को डरने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर उसका गोल दूर है, तो उसे ऐसे ही, अगर उसकी एसआईपी चल रही है तो उसे तो खुश होना चाहिए। हुँ। किसी का गोल पास में है, तो हमने ऑलरेडी उसकी एसेट प्लानिंग की हुई है, तो उसका ऑलरेडी मतलब सेफर साइड में आ चुका है पैसा। राइट। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, उनका रिटर्न मतलब जिसका जैसे कि 10 साल से किसी से चालू है, जैसे कि मैं देख सकता हूँ, उनका 15% सीएजीआर है, तो वो आके 12-13 पे आ जाएगा। सो दैट्स नॉट एन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए तो वरी करने, क्योंकि उसने साइकिल देख चुके हैं। करेक्ट। लेकिन जिसने पिछले 2 साल में कोरोना के बाद जो इन्वेस्टर जुड़े हैं, उन्हें सिर्फ एक तरफ रास्ता पता था कि मार्केट बस ऊपर ही जा रहा है। तो ये 2 साल मार्केट ने बता दिया कि मार्केट इज़ नॉट
करेक्ट, one way road, but it can have ups and downs. राइट, राइट। सो मैं अगर बात करूँ कि क्योंकि आप जैसे बताया कि 2 साल में बहुत लोगों को मालूम पड़ा कि अप्स एंड डाउन्स भी हैं। हम्म, तो आपने डेफ़िनेटली देखा होगा क्लाइंट्स के बीच में आपके, तो ऐसी कुछ कॉमन मिस्टेक्स बताएँ जो हर इन्वेस्टर्स कर रहे होते हैं? ओके। सबसे कॉमन मिस्टेक जो है कि फ्लैशी और मतलब जो बहुत तड़क-भड़क वाली चीज़ें हैं, लोगों को वो अट्रैक्ट करती है। अ, तो क्रिकेटिंग टर्म्स में अगर किसी को समझाना चाहूँ कि फ्लैश इन्वेस्टमेंट और गोल प्लानिंग ये बहुत बोरिंग चीज़ है। मतलब और जो सबसे बोरिंग काम करता है या जो ध्यान नहीं देता इन्वेस्टर या बहुत कम इंटरफेरेंस करता है, वो ही सबसे ज़्यादा वेल्थ बनाता है। सो एग्ज़ाम्पल में देखूँ तो इंडिया का सबसे सक्सेसफुल टेस्ट बॉलर कौन है? अगर आप बता पाएँ? टेस्ट बॉलर इंडिया का वी अनिल कुंबले? यस, बट जनरली लोगों को अनिल कुंबले ध्यान में नहीं आता। अगर बॉलिंग में देखें तो हरभजन, ही मेड्स अ लॉट ऑफ नॉइस, वो थोड़ा एग्रेसिव था। तो अनिल कुंबले मतलब हाँ, इंडिया को लगता है कि मतलब वर्ल्ड में कोई ही इज़ 4th सक्सेसफुल वर्ल्ड में हाईएस्ट नंबर ऑफ, राइट, सो इवन ग्रेटर देन ग्लेन मैकग्रा, वसीम अकरम, करेक्ट, कर्टनी वॉल्स, कर्टनी एम्ब्रोस। तो लोगों को अभी भी लगता है वो पता नहीं कि वो मीडियम पेसर था, वो स्पिन बॉलर था। हाँ, सो इन्वेस्टिंग इज़ बोरिंग प्रोसेस, जितना बोरिंग हो लेकिन डिसिप्लिन होनी चाहिए। डिसिप्लिन चाहिए। तो डिसिप्लिन ही आपको आपके गोल तक अच्छे से पहुँचाएगा। हुँ, हुँ। सो ओके कोई और आपने जो कॉमन मिस्टेक देखी हो लाइक तो आपने बोला डिसिप्लिन रहें एंड ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर बिल्कुल। व्हाट एल्स? और स्टार्टिंग में कुछ लोग आते हैं, वो ओवर एंथुसियास्ट करते हैं कि बड़ी एसआईपी अमाउंट कमिट करते हैं कि हाँ, मैं इतनी कर ही पाऊँगा। वो जैसे वो इमरजेंसी के लिए प्लानिंग नहीं करते। वो सोचते हैं कि इंश्योरेंस इज़ नॉट नेसेसरी, तो वो सोचते हैं कि एसआईपी से ही मैं, तो इंश्योरेंस आपको आपके इन गोल्स का सिक्योर करता है। तो सिक्योरिटी लेना, इमरजेंसी फंड होना, ये भी उतना ही ज़रूरी है। और एसआईपी उतनी करो कि आप उस कमिटमेंट को फ़ॉलो कर सकें, क्योंकि लोग बहुत बार देखता हूँ कि कमिट तो कर जाते हैं, लेकिन उनकी एसआईपी बाउंस भी होने लगती है। सो दैट वन शुड अवॉइड, तो फिर वो गोल तक पहुँच नहीं पाते। तो जैसे मैंने कहा, एक अच्छा इन्वेस्टर मीडियोकर फंड में भी अच्छे रिटर्न्स पा जाएगा, और एक नॉन डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर अच्छे फंड में भी गोल अचीव नहीं कर पाएगा। यस, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम थोड़ा-सा बात करते हैं कि एसआईपी की बात आज का टॉपिक क्योंकि हम हुँ, एसआईपी को डीपर समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक छोटा-सा मिथ भी बहुत लोगों के बीच में है कि एसआईपी जो है वो मिडल क्लास लोगों के लिए है ओके। और रिच पीपल ये नहीं करते हैं। सो इस पे थोड़ा-सा आप लाइट डालें। अ, आई डोंट थिंक, क्योंकि व्हाट आई हैव नोन, मे बी आई वोंट नेम, बट जितने मुझे पता है कि मैं एमएफडी सर्कल में रहता हूँ या फिर म्यूचुअल फंड के कॉन्फ्रेंस में तो लोगों के साथ बात करता हूँ, मेनी ऑफ दिस सेलिब्रिटीज स्टिल ट्रस्ट म्यूचुअल फंड। उनकी भी एसआईपी ही चालू है, मे बी दैट अमाउंट इज बिगर। सो एसआईपी, सो आप किसी को भी देखेंगे, कोई भी इन्वेस्टर हु हैज़ कंप्लीटेड 10-15 इयर्स इन म्यूचुअल फंड, ही वुड से दैट, उससे ही पूछिए आप कि आगे आपके आसपास कोई है, या फिर आप जैसे मेरे यहाँ आते हो, तो मैं आपको खुद का मतलब मैं इन्वेस्टर को तो मेरे खुद का पोर्टफोलियो दिखाता हूँ कि ये मैंने 15 साल पहले एसआईपी की थी, उसका आज क्या रिजल्ट है। सो इट्स नॉट अ ट्रैप। आपको म्यूचुअल फंड बहुत ट्रांसपेरेंट है, आपका पैसा कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है वो आपको भेजते हैं। सो इट्स डेफिनिटली नॉट अ मिडल क्लास ट्रैप, दैट वुड व्हाट आई वुड ओके। से। सो एक और मिथ मार्केट में है या फिर लोग क्या समझते हैं कि दैट कि मैं किसी एक्सपर्ट के पास जाऊँगा हाँ, एंड आई विल ट्राई टू मे बी लाइक रिक्वेस्ट फॉर समथिंग। सो मोस्ट केसेस में एक्सपर्ट्स जो होते हैं या जो भी एडवाइज़र या मेंटर होते हैं, दे ट्राई टू पुश द प्रोडक्ट जो उन्हें बेनिफिट कर रहे होते हैं। इन ओके, सिचुएशंस में इन्वेस्टर्स अपने आप को कैसे सँभाले या कैसे पता करें कि दैट उसके साथ मिससेल हो सकता है या होने वाला है? ओके, सो कुछ वहाँ पे थोड़ा-सा लाइट कर दें। ओके। सो आई मीन अभी म्यूचुअल फंड में सबसे पहले वो इन्वेस्टर आपको थ्रू सम इयर्स डाउन द लाइन आपको आंसरेबल है कि नहीं। तो ही शुड बी सम पर्सन थ्रू डाउन द लाइन, क्योंकि जहाँ पर फॉर एग्जांपल कोई कॉल पे आपको आता है कि हम आपके साथ इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपको बहुत अच्छे ऑफर देंगे, हिस्ट्री देंगे ये, लेकिन जस्ट मेक ट्रस्टवर्दी, आप सेबी या एमफी के साइट पे जाके उन्हें वेरीफाई कर सकते हो कि एटलीस्ट ही इज़ वैलिड और नॉट। अगर वैलिड है तो
हाउ गुड मतलब वो जो प्रोडक्ट की आपको एक्सप्लेन करेंगे कि क्या है, क्या नहीं। तो वहाँ पे आप देख सकते हो। और कुछ लोग दे ट्राई आउट ऑन योर ओन डायरेक्ट। तो डायरेक्ट में भी आपको अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी इन्वेस्टमेंट है, इन केस समथिंग हैपेंस टू यू, हाउ वुड दैट पास ऑन टू योर नेक्स्ट जनरेशन? या फिर आपको कल नॉमिनी चेंज करना है, आपको बैंक चेंज करना है, आपकी जॉब चेंज होती है, सैलरी जिस अकाउंट में आती है वो अलग अकाउंट हो गया, तो इस प्रोसेस में आपको वो हेल्प आउट करेगा कि नहीं? सो सर्विस इज वन पार्ट, हिज नॉलेज और हिज सबसे मेन तो जैसे मैंने कहा कि उसकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। तो आप एमपी और सेबी के साइट पे जाके विच एवर प्रोडक्ट, इफ इज इंश्योरेंस, आईआरडीए के साइट पे आप चेकआउट करो कि इज ही वैलिड और नॉट। अगर वो म्यूचुअल फंड है तो एमफी के साइट पे आप चेक कर सकते हो कि ही इज़ वैलिड और नॉट। अगर वो वैलिड है तो आगे आती है कि आपको रिपोर्ट, आपको सर्विस रिक्वेस्ट उससे कैसे मिल रहे हैं। इफ दैट्स ऑल गुड, अगर वो क्रेडिबल है, क्योंकि सेबी का ये है म्यूचुअल फंड हर 3 साल बाद हमारा लाइसेंस रिन्यू होता है। तो हमें व्हाट इज़ न्यू, तो ट्रेनिंग हर 3 साल में एग्ज़ाम देनी पड़ती है। तो सो अगर कोई लाइसेंस है तो फ्रॉम नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू आई कैन से दैट ही इज़ गुड। बट अगर वो आपको मिससेल कर रहा है कि नहीं, तो आप जज कर सकते हो कि आपके गोल के साथ वो है कि नहीं। तो इसके लिए लाइक धन एक्सपर्ट कैसे हेल्प कर रहा है टू मे बी यस। इन्वेस्टर टू चेक द क्रेडिबिलिटी, और धन एक्सपर्ट का स्टैंड कैसा है? ओके। सो धन एक्सपर्ट फर्स्ट ऑफ ऑल तो मतलब जो वैलिड कोई एडवाइजर है या सीए है या डिस्ट्रीब्यूटर है मेरी तरह, उन्हें लेता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे तो लाइसेंस वेरीफाई किया, उसके बाद मुझे रजिस्टर किया। सो एक लेयर तो आपकी क्लियर है कि आपको कोई फेक पर्सन या फिर कोई स्कैम नहीं कर रहा। सो दैट्स फर्स्ट थिंग। और सेकंड, जैसे कि अभी इस पॉडकास्ट के थ्रू आप मेरा थॉट प्रोसेस सुन सकते हो। तो अगर मेरा थॉट प्रोसेस आपके गोल प्लानिंग के हिसाब से रिलेट हो पा रहा है, तो ये एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। तो सेकंड, आप मुझसे डायरेक्ट तो धन एक्सपर्ट के चैनल से आप मुझसे कनेक्ट, या मेरी तरह किसी और पार्टनर से कनेक्ट करके आप टेस्ट आउट कर सकते हो कि आपको किससे अच्छी सर्विस मिल सकती है। सो ऑन बेसिस ऑफ दैट यू कैन चूज थ्रू वाइड रेंज ऑफ वैलिड पार्टनर्स। सो थोड़ा-सा बात करते हैं यहाँ पे कि जैसे एसआईपी करते हुए सपोज़ हम उनकी बात करते हैं जिनके गोल अब नियर बाय। या सो व्हेन दे आर नियर टू देयर गोल, तो गोल जब पास में हैं आपके, तो पोर्टफोलियो शिफ्ट कैसे करें? ओके। अ, सबसे पहले आइदर अगर वो शॉर्ट टर्म गोल है तो फिर तो वो डेब्ट फंड में होगा, उसे स्विच करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने कहा कि इट्स नॉट रिलीजन, करेक्ट, इट्स केस बाय केस केस बाय बेसिस। केस। या अगर फॉर एग्ज़ाम्पल रिटायरमेंट के लिए है, तो रिटायरमेंट के लिए रिटायरमेंट इतनी बड़ी जर्नी है, तो 1-2 साल मतलब टैक्स के हिसाब से हम स्विच कर सकते हैं, क्योंकि जब पैसे निकालेंगे, तब आपकी टैक्स लायबिलिटी क्या होगी? अगर टैक्स लायबिलिटी आप फिर भी कोई अर्न कर रहे हैं, तो कुछ अलग प्रोडक्ट्स होंगे ताकि टैक्स का इम्पैक्ट भी कम आए। या फिर सो वन थिंग कैन बी कि हम थोड़ा-सा पार्ट, तो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई रिटायरमेंट के लिए हमारे साथ है, तो हम कैसे करते हैं कि लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट कैन बी 20-30 इयर्स लॉन्ग हुँ। किसी की। तो अगले 3 साल का पैसा जो लगता है, दैट शुड बी एब्सोल्यूटली सेफ। तो 3 साल का पैसा हम उसके कोई प्रोडक्ट में होगा, तो वी ऑटो स्विच दैट इनटू डेप्थ। तो 3 साल में वो ऑटोमैटिकली डेप्थ में आता रहेगा, और डेप्थ से एसडब्ल्यूपी, अभी जैसे हमने एसआईपी की बात की, उसके एग्ज़ैक्ट अपोज़िट होता है एसडब्ल्यूपी। तो उसे हिलाने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमैटिक इन्वेस्टर को एज़ इन पेंशन, तो सैलरी के बाद वाली सैलरी, वो मिलती रहेगी उससे। तो कनक जी, एसआईपी का रिव्यू कब और कितने दिन में करना चाहिए? सो व्हाट आई डू इज़ रिव्यू साल में 2 बार मैं कस्टमर के साथ बात करता हूँ। तो वो ये नहीं होगा कि कस्टमर्स के एसआईपी के रिव्यू, एसआईपी का रिव्यू तब होना चाहिए, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल एक आध फंड है, वो 1 आध साल या 2 साल खराब करता है, तो इक्विटी फंड के लिए दैट्स ओके, क्योंकि वो फंड मैनेजर है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ सीरीज़ तो विराट कोहली की भी अच्छी नहीं जाती। सो दैट डज़ नॉट मीन कि वो खराब परफ़ॉर्मर है। बस उनके जो कॉल्स थे, मेबी वो उस मार्केट कंडीशन के हिसाब से हिट नहीं किए। बट अगर वो फंड मैनेजर की हिस्ट्री है कंसिस्टेंसी, सो देयर इज़ नो नीड टू चेंज। तो एसआईपी चेंज तब करनी चाहिए कि जब फॉर एग्ज़ाम्पल सेबी का बड़ा निर्णय होता है कि रिक्लासिफिकेशन, वो फंड के मोटो ही चेंज हो जाता है, या फिर आपका गोल चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल आपका पहले गोल था कि 10 साल बाद रिटायरमेंट, लेकिन कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस आई कि आपको जल्दी करना पड़ रहा है। राइट। तो इन दैट केसेस चेंज करने की मेजर ज़रूरत होती है। तो जैसे मैंने कहा कि ये
पेशेंस और डिसिप्लिन, बस इनकी ही चीज़ें हैं। तो ये जितना बोरिंग हो उतना अच्छा, लेकिन साल में एटलीस्ट वंस आपको देखना चाहिए कि हमारे गोल्स अलाइन्ड है, इट्स ओके, देन वी कैन कंटिन्यू। सो आज हमारे जो लिसनर्स सुन रहे हैं कराची, राइट? एक काम जो वो आज ज़रूर करें, लाइक आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द एसआईपी, तो वो क्या चीज़ है ओके। आपके हिसाब से? सबसे पहले तो मैं बताऊँ कि लोग आज के टाइम जो भी करते हैं इन्वेस्टमेंट, हस्बैंड वाइफ को पता नहीं हो, बताना नहीं है उसे नहीं है, लेकिन काम की लाइफ की स्पीड में पता नहीं चलता। आप आपके बैंक के, म्यूचुअल फंड्स के जो भी इन्वेस्टमेंट है सबके नॉमिनीज चेक करें, क्योंकि आज मैं देखता हूँ आपके नेक्स्ट जनरेशन, मतलब जिसके लिए आप कर रहे हैं उन्हें पता ही नहीं है कि आपने उनके लिए किया है। फॉर एग्जाम्पल, कितने लोगों के इंश्योरेंस होते हैं, वो किसी दोस्त का कॉल होता है, बैंक का कॉल आता है, इंश्योरेंस लेते हैं, लेकिन जिसके लिए किया है उन्हें पता ही नहीं होता कि उनके लिए है। आपके नॉमिनीज़ की इन्फॉर्मेशन अभी से भी बहुत अच्छी चीज़ कर रहा है कि अ, आप ये देखें कि आपके जॉइंट होल्डर कोई फेक पर्सन तो नहीं है। मतलब किसी ने खुद से आपका अलग, क्योंकि ये भी देखा है, क्योंकि फिर सेबी ने अभी डिक्लेयर किया है कि फ़ोन नंबर किसका है, वो डिक्लेयर आपके स्पाउस का है, क्योंकि बहुत बार होता है कि स्पाउस का नंबर दे देते हैं, या फिर एजेड पेरेंट्स है तो बच्चों का नंबर दे देते हैं, तो वो डिक्लेयर करें आप। आप आपके नॉमिनीज़ का नाम, स्पेलिंग चेक करें, क्योंकि आपके बाद वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि आपके नेक्स्ट जनरेशन को मिले। तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपडेट करें, आपका नॉमिनी हर जगह चेक करें, और आपके गोल्स जो है वो अपने पार्टनर के साथ, फैमिली के साथ डिस्कस करें। मैं तो कहूँगा बच्चों को भी इन्वॉल्व करें। राइट, 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 राइट। ट्रू, या। सो थैंक यू सो मच कि आज के डिस्कशन में उन्होंने एसआईपी के बारे में बहुत सारी डिटेल में बातें करी। हम समझे डिटेल्स में कि एसआईपी हर एक तरीके से जो है कितनी फ्लेक्सिबल है, किस तरह से हेल्प कर सकती है, एंड होप व्यूअर्स आपको भी जो है एसआईपी के बारे में डिटेल्स मिली होगी। सो प्लीज़ स्टे ट्यून विद द नेक्स्ट पार्ट, विल बी कीप ब्रिंगिंग सच सेशंस, एंड थैंक यू कनत फॉर योर थैंक यू। टाइम कि आपने आज जाके हमारी ऑडियंस को एसआईपी के पॉइंट्स के बारे में बहुत सारा कुछ एक्सप्लेन किया। थैंक थैंक यू। यू। Investment in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.